हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र सोलंकी आप सभी का सुरेंद्र एजुकेशन ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो एक नया कॉन्सेप्ट रहेगा। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको मैं आपको शॉर्ट में रिकैप करवा देता हूं। ठीक है। हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं रियल नंबर्स के अंदर, उसमें से आपका एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्या पढ़ रखा है अभी तक हमने हमने जान रखा है दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपकी क्या बोलती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में जैसे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर। ठीक है, जो भी आपके कंपोजिट नंबर होते हैं उन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे? इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम। ओके, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। इसका क्या मतलब है? कंपोजिट नंबर आप सभी को पता है बेटा क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसके दो से क्या होते हैं, ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो जो भी आपका कंपोजिट नंबर है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपसे एक एग्जाम्पल बोलूँ कि कंपोजिट नंबर अगर हमें लेना है, हमने लेट सपोज क्या ले लिया, जो भी अपने को समझ में आता है, फॉर एग्जाम्पल 6 ले लिया। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 into 3 लिख सकते हैं। ठीक है, हमें पता है जो 6 है उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे। ठीक है, अगर मैं 6 के फैक्टर्स की बात करूं तो क्या होंगे? देखो 1 तो होगा, नंबर इटसेल्फ भी रहता है, इसके अलावा 2 है और 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 फैक्टर्स अवेलेबल है। तो ऐसे नंबर जिसके क्या होते हैं बेटा, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो हर एक कंपोजिट नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और ये जो फैक्टराइजेशन होता है बेटा, ये यूनिक होता है। वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2 into 3 लिख दूं चाहे 3 into 2 लिख दूं। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमने पढ़ी थी और इसके एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, एक और आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर ऑब्जेक्टिव्स में भी पॉसिबल आपका बन सकता है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। इसको मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है। ठीक है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार उनको जरूर से देखिएगा, ताकि इस पे बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर रखे हैं वो आपसे फिर बनना स्टार्ट हो जाए। अभी जो है मैं आपको थ्योरी रिकैप करवा देता हूं। हमने जो पहले पढ़ी थी, क्या देखा था हमने? रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएफ एंड एलसीएम को लेके। ओके, जैसे यहाँ पर हमने बात करी थी, इट इज फॉर 2 नंबर्स ओनली। ठीक है, अगर जैसे अपन यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप अपन लिख रहे हैं, ये कितने नंबर्स के लिए वैलिड है बेटा? सिर्फ 2 नंबर्स आपके होंगे। ओके, उन्हीं में हम ये रिलेशनशिप को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने वो 2 नंबर्स क्या अज्यूम कर लिए, ए और बी, और वो कैसे होने चाहिए बेटा? पॉजिटिव इंटीजर्स की बात होती है। ठीक है, ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो आपको डायरेक्टली ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर जो रिलेशनशिप होती है, ठीक है, वो क्या होती है? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स। ठीक है, ये रिलेशनशिप होती है। अगर मैं ए और बी के टर्म्स में लिखना चाहूं, तो अगर हम एचसीएफ कैलकुलेट करें ए और बी का, मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम कैलकुलेट करें ए और बी का, तो क्या आ जाएगा? ए इंटू बी। ठीक है, ये रिलेशनशिप है जो आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एलसीएम शुड ऑलवेज बी डिविजिबल बाय एचसीएफ। ओके, ये एक की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पे भी बेस बेटा प्रॉब्लम एग्जाम के अंदर आपका आ सकता है। ओके, क्वेश्चन इस तरीके से भी आपका फ्रेम हो सकता है कि आपको बोल दिया जाए 2 इंटीजर्स दे के रखे हुए हैं और बोल दिया जाए कि ये एलसीएम है, तो बताओ इसका एचसीएफ क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरीके के प्रॉब्लम्स एग्जाम में आते हैं। और मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, पर्टिकुलरली इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रखा है, तो जरूर से उसे देखिएगा बेटा। तो एलसीएम शुड ऑलवेज बी डिविजिबल बाय एचसीएफ। जो भी बेटा एलसीएम होगा 2 नंबर्स का, वो हमेशा डिविजिबल होना चाहिए उसके एचसीएफ से। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है बेटा? कॉमन फैक्टर होता है इन दोनों नंबर का। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? इन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर होता है। तो जो भी हम एलसीएम निकालेंगे वो क्या होगा आपका बेटा? वो डिविजिबल होना चाहिए किससे? आपका एचसीएफ से। तो ये कुछ 2 कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने यहाँ पर आज कवर करे, मतलब प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ रखे थे वो। आज हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते, दैट इज सबसे पहले हम जानेंगे कि इर्रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर पे ही बेस्ड हमारा आगे का पूरा लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन को समझते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिसे हम क्या कर सकते हैं बेटा? पी बाय क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट
नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे हमने जब रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने क्या कहा था कि ऐसे नंबर्स जिसे हम p बाय q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम जब डेफिनेशन इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं तो हम इसे p बाय q फॉर्म में नंबर्स को जब हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो उन नंबर की जो कैटेगरी होती है वो किसके अंदर आ जाते हैं बेटा, इर्रेशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं। अब जैसे इर्रेशनल नंबर को अगर मुझे डिनोट करना है तो ये कुछ अल्फाबेट से, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कभी आपको आई देखने को मिल सकता है, पी देखने को मिल सकता है, या फिर आपका एस भी कभी कभी क्या होता है, आपका यूज होता है। तो ये डिनोशन है आपके इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देख लेते हैं, जैसे कि √2, √3, √15, ऐसे टाइप्स के जो नंबर आपके रहते हैं वो क्या होते हैं बेटा, आपके इर्रेशनल होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपके सामने बोला कि √9, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल √9, क्या ये रैशनल है या इर्रेशनल है? तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा जो भी नंबर अंदर लिखा हुआ है इसे प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में ब्रेक करिए। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 × 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो 3 का पेयर है, तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, 3। मतलब √9 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3। और 3 कैसा नंबर होता है बेटा, आपका एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, 3 कैसा है, आपका एक रैशनल नंबर है। तो मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता कि √9 आपका इर्रेशनल नंबर है, उसे हमें सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा। जैसे बेटा यहाँ पर √15 लिखा हुआ है, तो √15 को अगर मैं प्राइम नंबर के टर्म्स में ब्रेक करूं तो वो क्या हो जाएगा, आपका 3 × 5 आ जाएगा। अब रूट के बाहर ये नंबर आपका नहीं आ सकता, तो यहाँ पर √5 कैसा हो जाएगा बेटा, आपका एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो आप दिमाग में रखेंगे। कई बार शायद मे भी पॉसिबल आपको इस तरीके से नंबर दे दिया जाए और बोले आइडेंटिफाई विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पाई भी आपका एक कैसा नंबर है बेटा, एक इर्रेशनल नंबर है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हमने तो पढ़ रखा है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो तो क्या होती है, 22/7 होती है, और एक और है सर वैल्यू जो हमने पढ़ रखी है, दैट इज 3.14। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बेटा ये चीज क्लियर कर दूं कि हम ये जो पाई की वैल्यू लिखते हैं दैट इज 22/7 या 3.14, ये बेटा इक्वल वैल्यू नहीं होती है, ये नियर अबाउट वैल्यू होती है। ठीक है, नियर अबाउट 22/7, मतलब आप जब 22/7 को डिवाइड करते हैं तो लगभग 3.14 के करीब आपको नंबर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सारे नंबर्स लिखे हुए जैसे -√2/√3, और यहाँ पर भी पैटर्न देखो बेटा, 10, 111, 111, 4 टाइम्स, फिर एक बार 0। ठीक है, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं यहाँ या इर्रेशनल नंबर जो होते हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं बेटा, आपके ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिसको जब हम डिवाइड करें और हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, जब रिमाइंडर हमारा क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है, उस केस में आपका जो नंबर होता है वो कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, ये इरेशनल नंबर को हमने नॉन टर्मिनेटिंग बोला, और इसके अलावा आप बेटा यहाँ पर पैटर्न ऑब्जर्व करो कि 1 था, फिर 11, 111, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो रिपीट के लिए यहाँ पर अपन वर्ड यूज करते हैं रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपका एक तरीके से सिनोनियम ही हम बोल सकते हैं। रिकरिंग मतलब होता है आपका रिपीटिंग। ठीक है, ये सेम मीनिंग कंटेन करते हैं। तो ये जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में कैसे होते हैं, आपके नॉन रिकरिंग होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं कौन, इरेशनल नंबर। मे बी पॉसिबल ये आपसे कभी पूछ लिया जाए, ठीक है, वाइवा वगैरह में, तो आपको पता होना चाहिए। रैशनल नंबर्स की बात करेंगे तो कैसे होते हैं बेटा, रैशनल नंबर होते हैं आपके टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ठीक है, रैशनल नंबर अगर आपसे बोल दिया जाए तो रैशनल नंबर कैसे होते हैं बेटा, रैशनल नंबर आपके होते हैं टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ये भी पॉइंट याद रख लेना, शायद अगर मैंने पहले कभी नहीं बताया हो तो ये पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है,
आ रही बात समझ में? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना रहेगा। तो ये इर्रेशनल नंबर की बात हुई। अब इर्रेशनल नंबर को लेके ही यहाँ पर एक थ्योरम है जो हम आगे जो प्रॉब्लम्स देखेंगे उसमें उस थ्योरम का यूज होना है। तो चलो उस थ्योरम को देख लेते हैं। ये आपके चैप्टर की सेकंड थ्योरम है। क्या कहती है थ्योरम आपसे? ठीक है, तो इसको भी अपन यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, इसको यहां से हटा देते हैं ताकि आप थ्योरम प्रॉपरली देख पाओ। ओके, थ्योरम आपकी क्या कहती है? लेट p बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, p हमारा एक प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p जो प्राइम नंबर है वो किसको डिवाइड कर रहा है बेटा? a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो p किसको भी डिवाइड करेगा? a को भी डिवाइड करेगा। अब इसको अपन कैसे समझते हैं, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। यहाँ पर हमने क्या बोला? p आपका क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक है, p आपका क्या है? एक प्राइम नंबर है। और इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब ये a स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको एक प्राइम नंबर p डिवाइड कर रहा है। तो p किसको भी डिवाइड करेगा बेटा? a को भी डिवाइड करेगा। जैसे अब यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, मान लो इफ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या बोला? इफ 2 डिवाइड्स, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, 6 का स्क्वायर। इफ 2 डिवाइड 6 का स्क्वायर, देन मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा? 2 डिवाइड्स 6 करेगा बेटा, है ना? 6 के स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहे हैं तो 6 को 2 भी क्या करेगा फिर वहां पर? डिवाइड करेगा। तो ये कि इंपॉर्टेंट थ्योरम रहने वाली है हमारे जो प्रॉब्लम्स हम देखने वाले हैं, तो इसको आपको बिल्कुल मेमोराइज कर लेना है। प्रॉब्लम्स में कैसे कैसे थ्योरम को यूज करेंगे वो मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर अपने को देखनी है। ओके, आपने पहले भी पढ़ रखी होगी लेकिन मैं आपको फिर एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, को प्राइम। ठीक है, को प्राइम हम किसे कहते हैं? कोप्राइम आपसे यहां से बात हो रही है। तो कोप्राइम वो पेयर्स ऑफ इंटीजर्स होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ऐसे नंबर्स का पेयर जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कोप्राइम पेयर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जितने भी आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके कॉन्जिक्यूटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं या कंसेक्यूटिव नंबर के जो पेयर होते हैं वो हमेशा कोप्राइम होंगे। जैसे 2 3, 3 4, 4 5, क्योंकि बेटा इन दो नंबर्स की अगर मैं बात करूंगा तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? वो 1 ही है। इन दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर क्या है? वो भी 1 है। 4 5 में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो ये जो सारे मैंने 1 1 लिखे हैं ये क्या है बेटा? आपके कॉमन फैक्टर है। ओके, तो आपके जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, ओके, जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? कोप्राइम होते हैं। अब जरूरी नहीं है कंसेक्यूटिव नंबर हो, दूसरे पैटर्न के नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले लिया 3 और 10, ठीक है, अभी कंसेक्यूटिव नंबर तो नहीं है लेकिन इनका भी एचसीएफ क्या होगा बेटा? 1 ही होगा। तो ऐसे नंबर्स के पेयर या ऐसे इंटीजर्स के पेयर जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कोप्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं, जो भी आगे लगने वाली होती है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये टर्म्स हम पहले ही क्लियर कर लेते हैं। ओके, ताकि अपन जब प्रॉब्लम सॉल्व करें तो हमको इस छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी रह जाती हैं जो आपके समझ में नहीं आ रही है तो जरूर से आप कमेंट करिएगा और उसमें बताइएगा कि सर ये टर्म हमको नहीं समझ में आ रही है, आप इसे कवर अप कर लीजिए। तो जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, ओके, उसमें वो चीजें मैं क्या करता चला जाऊंगा? कवर अप करता चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और सबसे पहले टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, टाइप वाइज मैंने इन्हें सेग्रीगेट कर दिया है ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए कि इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो यहां पर आप देख पाओगे, ऑन प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ ए नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एन। ठीक है, रूट एन का मतलब क्या है? जैसे हमने एग्जांपल्स देखे थे ना बेटा, जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? रूट 11 हो गया, या 10 भी बोल सकते हैं। ठीक है, रूट 11 हो गया। इस तरीके के जो नंबर्स होंगे, पैटर्न होंगे, उनको हम क्या करेंगे? इरेशनल यहाँ पर प्रूफ करेंगे। ठीक है, रूट 10 को नहीं लेते क्योंकि प्राइम नंबर ही हम सीधे ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, चलो तो देखते बेटा इसमें पहला प्रॉब्लम क्या है आपका। आप देख पा रहे होंगे, आपको सिंपल सा प्रॉब्लम लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 2 क्या है? आपका एक इरेशनल नंबर है। देखो बेटा, सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आगे के जो भी मेरे वीडियोस रहने वाले हैं, ठीक है, इसके पहले तक मैंने इस तरीके से नहीं करा है, लेकिन अब मैं जो आगे प्रॉब्लम्स आपके लूंगा उसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम्स
आपके कुछ इस तरीके से होंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए होंगे। तो इससे आपको पता भी चलेगा कि जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं क्या इससे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, तो डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, तो वैसे प्रॉब्लम्स में कवर करूंगा। ऑल्दो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो मेरे तरफ से ऐड ऑन होंगे कि टॉपिक को जरूरी नहीं है हम पूरा प्रीवियस ईयर के से समझ सकें। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी होंगे जो हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ले रहे होंगे, आरडी शर्मा से ले रहे होंगे। ठीक है, या एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है, ठीक है, चाहे एमपी बोर्ड का बच्चा देख रहा हो चाहे सीबीएसई का बच्चा देख रहा हो, सभी का इससे फायदा रहने वाला है। ठीक है, चलिए, तो प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, ये सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है और एमपी बोर्ड का तो फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते बेटा आगे से सॉल्व कैसे करना है। अब यहाँ पर ये जो प्रूव हमें करना होता है, यहाँ पर अपने को प्रूविंग का एक मेथड यूज करना होता है जिसे हम बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है, हम कुछ चीज सपोज करके चलते हैं। ठीक है, हम कुछ चीज सपोज करके चलते हैं और जब हम एट द एंड ऑफ द सोल्यूशन पहुंचते हैं तो हम पाते हैं कि जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम करा था वो क्या है बेटा, रॉन्ग है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। देखिए मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कैसे अप्लाई होगा, मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बेस से आपको समझाता हूं। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन में, ओके बिल्कुल थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है बेटा, इसको आपको एक तरीके से मगअप ही कर लेना है, या फिर जो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ फिर आपके टेक्स्ट बुक में भी सोल्यूशन लिखा हुआ है, आप दोनों में से अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं प्रूविंग। ठीक है, मैं पूरा स्टेटमेंट्स आपको लिख के बताऊंगा। प्रूविंग रूट टू इज एन irrational number, proving root 2 is an irrational number, proving root 2 is an irrational number by method of contradiction, by method of कॉन्ट्रडिक्शन। इसमें से एक एक लाइन बेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, क्योंकि जैसे मान लो कभी कभी जैसे मान लो किन्हीं बच्चे को नहीं बन रहा है, एटलीस्ट कम से कम उनको यही याद रही है कि भाई इरेशनैलिटी को प्रूफ करने के लिए हमारा कौन सा मेथड यूज होता है। ठीक है, तो इरेशनैलिटी को प्रूफ करने के लिए हमारा यूज होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, ये वर्ड्स आपको एक एक वर्ड याद रखने हैं तो ही आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का यूज करा है। आगे बढ़ते हैं, तो प्रूविंग रूट टू इज एन इरेशनल बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ पर अपन कुछ सपोज करके चलेंगे। तो हम बोलते हैं लेट अस assume that let us assume that root 2 is a रैशनल नंबर। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये तो हमको पता है ये एक ऐसा नंबर है बेटा इरेशनल है, फिर भी हम उसे क्या सपोज करके चल रहे हैं, एक रैशनल नंबर सपोज करके चल रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द सोल्यूशन हम अपने आप को ही क्या प्रूफ करेंगे बेटा, गलत प्रूफ करेंगे। तो लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज एन रैशनल नंबर। ठीक है, सो अ रैशनल नंबर, तो अ रैशनल नंबर कैन बी expressed, so a rational number can be expressed, so a rational number can be expressed by positive integers. Okay, positive integers a and b as। ठीक है, किस तरीके से कर सकते हैं बेटा, तो रूट टू इज इक्वल टू a बाय बी। हमें पता है एक रैशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, p बाय q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने p और q ना लेते हुए हमने क्या ले लिया, a और b ले लिया। यहाँ पर अपन एक चीज और मेंशन कर देंगे, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था बेटा कोप्राइम क्या होते हैं, दैट इज देयर HCF इज इक्वल टू 1। ओके, उनका HCF क्या हो जाता है, आपका 1 हो जाता है। वैसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दो इंटीजर्स हमने यहाँ पर लिए हैं इनका कोई दूसरा और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, यहाँ पर अपन लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पे हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग कैसे होगी,
तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर सिंपली 2, और ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन में क्या रहेगा बी स्क्वायर। ठीक है, ये बी स्क्वायर अगर उधर चले गया तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या सिंपली इसे हम क्या बोल सकते हैं b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, बी स्क्वायर क्या हो गया आपका b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2। अगर आपको ध्यान हो हमने इसको लेके एक थ्योरम पढ़ रखी है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं बेटा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ए स्क्वायर जो डिविजिबल है वो किससे डिविजिबल है बेटा 2 से डिविजिबल है। तो हमने यहाँ पर एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या थ्योरम थी आपकी, अपन यहाँ पर लिखेंगे इफ इफ 2 डिवाइड्स, वो जो थ्योरम है ना बेटा वो यहाँ पर p लिखा हुआ था, तो p एक प्राइम नंबर था, तो 2 हमारा कैसा नंबर है प्राइम नंबर है। इफ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स a, देन 2 डिवाइड्स a। 2 किसको डिवाइड करेगा a को भी डिवाइड करेगा। इफ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स a। ओके, तो इस स्टेटमेंट को ही हम क्या कर लेंगे वन स्टेटमेंट मार्क कर लेंगे। ठीक है, मतलब इक्वेशन जैसे हम बनाते हैं ना, हमने फर्स्ट इक्वेशन बना दी इफ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स a। चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पर आपका a/2 है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट अब यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, ये तो हमने लिख दिया इफ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स ए। अब कोई सा नंबर जो है बेटा वो 2 से डिविजिबल है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो क्या होंगे बेटा ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, जैसे कि ठीक है जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक नंबर है बेटा 4, तो ये भी 2 से डिविजिबल है। एक नंबर है बेटा 6, तो ये भी 2 से डिविजिबल है। एक नंबर है 8, ये भी 2 से ऐसे तो बेटा इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। तो फिर हम क्या सपोज करें, हम क्या माने बेटा ए को, तो यहां पर अपन सपोज कर लेंगे लेट, क्या लेट ए इज इक्वल टू 2c। ए बराबर हम क्या सपोज कर लेंगे बेटा 2c, जहां पर आपका c क्या है एक इंटीजर है, वेयर c इज एन इंटीजर। ठीक है, सी आपका यहाँ पर क्या है बेटा एक इंटीजर है। तो ये एक हमने चीज सपोज कर ली। अब यहाँ पर हमने जो यहाँ पर इक्वेशन नहीं बनाई थी, ओके हम इसे इक्वेशन बना देते। ओके, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसे हम क्या सपोज कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं, फिर ये वाली चीज हमको फिर एडिट करनी पड़ेगी। ओके, तो ओके इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, हमने ये कंक्लूड कर लिया इफ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स ए। और हमने यहाँ पर क्या सपोज कर लिया लेट ए इज इक्वल टू कितना है हमारा 2c है। ठीक है, ए बराबर हमने कितना सपोज करा 2c सपोज करा। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट से हमें पता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में क्या था बेटा 2 था ना। तो यहाँ पर ए की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं 2c पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4c² अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ से क्या निकल के आया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c²। तो यहां से क्या होगा b² बाई 2 इज इक्वल टू c²। यहां पर वापस से हम क्या लिख पाएंगे इफ 2 डिवाइड्स इफ 2 डिवाइड्स b²। ओके, इफ 2 डिवाइड्स b² देन 2 डिवाइड्स b। 2 किसको भी डिवाइड करेगा बेटा b को भी डिवाइड करेगा। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि भाई यहां पर हमने देखा इफ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स ए। ओके, हमने बोला था ना यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा स्टेटमेंट इफ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स ए। यहाँ पर भी इफ 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स बी। तो यहाँ पर एक चीज आपकी नोट करने वाली है कि भाई जो 2 है वो a को डिवाइड कर रहा है, और जो 2 है वो किसको भी डिवाइड कर रहा है बेटा b को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहां से हम कुछ चीज कंक्लूड कर रहे हैं, क्या कंक्लूड कर रहे हैं तो फ्रॉम अबव, तो फ्रॉम अबव इट इज concluded that both concluded that both a and b both a and b
हैज 2 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, 2 क्या है वहां पर, एक कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने तो ये चीज पढ़ रखी थी क्या, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, क्या ए और बी कैसे थे, को प्राइम थे ना, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी, यहां पर लिख देता हूं बेटा, दैट ए एंड बी हैज no common factor, a and b has no common factor other than, no common factor other than 1। ठीक है, तो हमने क्या देखा बेटा, यहाँ पर 2 तो एक कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, लेकिन हमारा कोई भी यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, सो आर अजम्पशन, so our assumption is false। ओके, सो आवर assumption is false, हमने जो भी एज्यूम करा था वो फॉल्स है, hence √2 is an irrational number। इसलिए √2 आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका एक irrational number हो जाएगा। आ रही बात समझ में, जो भी हमने एज्यूम करा था वो क्या है, फॉल्स है, और √2 क्या है, यहाँ पर आपका एक इरेशनल नंबर है। तो बेटा ये तरीका रहेगा आपके नंबर को इरेशनल प्रूफ करने का। ठीक है, आपको ये पूरी थ्योरी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, तो आप इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा, है ना। बस आप जो स्टेटमेंट्स मैंने लिखवाए हैं आप इसको भी नोट कर लीजिए, बुक के भी स्टेटमेंट्स आप देख लीजिए, फिर आपको अपनी लैंग्वेज में जो सुटेबल लगता है आप वो लिखिएगा। ठीक है, और अगर आपको एज इट इज कॉपी भी करना है तो आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं। और क्या करना है बेटा, एक बार जो स्टेटमेंट्स आपको बना लेने हैं, सेम स्टेटमेंट्स को बार बार आपको क्या करते चले जाना है, रिपीट करना है। ठीक है, जितनी भी एग्जाम्स आप लिखो यही स्टेटमेंट्स को बार बार लिखना, ताकि आपको बिल्कुल ये स्टेटमेंट्स क्या हो जाए बेटा, याद हो जाए। ठीक है, और फिर इसके बाद में आपका ये पार्ट रहेगा। ठीक है, आपको नहीं करना बेटा एग्जाम में कैसे साइड में लिख दिया, आपको बिल्कुल प्रॉपर स्पेस लेके सारी चीजों को लिखते चले जाना है। ठीक है, तो ये आपका एक प्रॉब्लम था। अब इस पे बेस कुछ भी प्रॉब्लम आएगा डेफिनेटली आप उसे कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो प्रॉब्लम आपका पूछा गया है, क्या पूछा गया है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। 2 की जगह पर क्या आ गया है बेटा, 3 आ गया है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड, ये 2009 में पूछा, 10 में पूछा। ठीक है, प्रीवियस भी मैंने ले लिया कि कब कभी क्वेश्चन पूछे गए, 19 में पूछा, 23 में पूछा, 24 में पूछा। ओके, तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस बेटा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे स्टैंडर्ड का पेपर हो चाहे बेसिक का पेपर हो। ठीक है, या फिर एमपी बोर्ड वाला हो, ये क्वेश्चंस आपके आते चले जाते हैं। तो आपको जैसे मैंने √2 का बताया बेटा, तो वहां पर आप रिप्लेस कर लेंगे 2 को कैसे, 3 से, तो आपका बिल्कुल सेम स्टेटमेंट रहने वाले। ठीक है, ओके, जैसे जहां पर √2 है वहां पर आप क्या कर लेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे काम करते हैं, ओके, ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जहां जहां बेटा आपका √2 लिखा हुआ है उसकी जगह पर आप क्या लिख दीजिए, proving √3 is an irrational number by method of contradiction। let us assume, क्या एज्यूम कर लेंगे कि भाई हमारा √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। फिर यहाँ पर हम क्या बोल पाएंगे बेटा, ये मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि √2 की जगह पर क्या लिख दो बेटा, √3 लिख दो, कि √3 इज इक्वल टू a/b, जहां पर a और b आपके को प्राइम नंबर है। फिर यहाँ पर आपका जो थोड़ा सा चेंज आएगा वो क्या चेंज आ जाएगा, ओके, क्या भाई पॉइंटर, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। √3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 3, और इधर क्या हो जाएगा, a²/b²। तो यहाँ पर क्या लिख पाओगे, 3b² इज इक्वल टू a², या सिंपली b² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, a²/3। जैसे बेटा यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर कैसे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसमें फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो यही सेम स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा, 2 की जगह पर क्या लिख देंगे अपन, 3 लिख देंगे। इफ 3 डिवाइड्स a² देन 3 डिवाइड्स a। फिर यहाँ पर अपन ने a बराबर 2c बोला था, तो a बराबर क्या बोल देंगे बेटा, 3c बोल देंगे। फिर वही सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर भी लगाएंगे, दैट इज b² इज इक्वल टू
3c का होल स्क्वायर अपॉन में 2, सॉरी 2 नहीं आएगा ना, 3 आएगा क्योंकि वहां पर 3 था ना। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 3c का होल स्क्वायर अपॉन में 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर अपॉन में 3। 3 वन जा 3, 3 3 जा 9। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, बी स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। फिर वही स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे। ओके, बिल्कुल एज इट इज स्टेटमेंट रहने वाले हैं। बस जैसे अगर 2 आए तो 2 लिख लेना है, 3 आए तो 3 लिख लेना है, 5 आए तो 5 लिख लेना है। तो ये भी प्रॉब्लम, वैसे तो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा अलग से प्रॉब्लम, लेकिन ये वाला प्रॉब्लम भी आपको क्या कर लेना है बेटा, होमवर्क में कर लेना है। ओके, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है कि किस तरीके से प्रॉब्लम ये सॉल्व होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप आता है बेटा जो मैं यहाँ पर आपका कवर करने वाला हूँ, ऑन प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ अ नंबर। अब यहाँ पर जो आपका फॉर्म है वो किस फॉर्म के नंबर है बेटा, आप देख पा रहे m प्लस रूट एन फॉर्म के जो नंबर्स है उनको अब यहाँ पर अपने को प्रूव करना है। ठीक है, प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ द नंबर, कैसे टाइप्स के नंबर है बेटा, m प्लस रूट एन। ठीक है, m प्लस रूट एन, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर अभी अपन जो प्रॉब्लम देख रहे हैं ये सीबीएसई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। ओके, और रिसेंटली भी इस तरीके के प्रॉब्लम्स बेटा आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या प्रूव करना है, और आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, क्या दे के रखा हुआ है, गिवन दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, दिस इज द गिवन पार्ट। ओके, ये वन और द अदर वे आपको चीजें मेंशन्ड होगी, आपको जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है, प्रूव दैट 5 प्लस 3 रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर भी बेटा जो स्टार्ट होगा आपका बिल्कुल सेम तरीके से स्टार्ट होगा, क्या बोलेंगे, प्रूविंग। ठीक है, जो हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ एज इट इज हम कॉपी कर सकते हैं, प्रूविंग 5 प्लस, इसमें थोड़ा सा चेंज है इसलिए मैं बता दे रहा हूं आपको, प्रूविंग 5 प्लस 3 रूट टू इज एन irrational number, is an irrational number by method of contradiction। ठीक है, ये मैं इसलिए मेंशन करवा देता हूं ताकि आप कुछ चीजें अगर भूल भी जाए, एटलीस्ट आप इतना भी लिखो तो कम से कम आपको कुछ नंबर तो मिलेंगे। ठीक है, तो हम बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन अगेन प्रूव करने वाले हैं कि आपका ये जो नंबर है वो कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम दैट, हमने जैसे वहां पर भी सेम स्टेटमेंट लिखा था, लेट अस अज्यूम दैट, लेट अस अज्यूम दैट, क्या अज्यूम करके चलना है हमें, लेट अस अज्यूम दैट 5 प्लस 3 रूट टू इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने क्या सपोज कर लिया इसे, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर, तो अ रैशनल नंबर कैन बी expressed by positive integers, can be expressed by positive integers a and b as, कैसे लिख सकते हैं बेटा, तो 5 प्लस 3 रूट टू इज इक्वल टू a बाय b, और वही सेम चीज वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, ए और बी क्या है आपके, को प्राइम है। ठीक है, तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 रूट टू इज इक्वल टू ए बाय बी, और माइनस क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा क्योंकि प्लस का 5 था ना बेटा। ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको थोड़ी सी शिफ्टिंग लगानी पड़ेगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पर आप पहले एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 रूट टू इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा a माइनस 5b, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, सिंपली b, है ना, b यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये 3b कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से क्या हो गया आपका रूट टू इज इक्वल टू a माइनस 5b, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2b। ठीक है, रूट टू इज इक्वल टू a माइनस 5b, और अपॉन में क्या आ गया आपका 2b। ओके, अब बस ये प्रॉब्लम्स में ना पता ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, बस यहाँ तक लेके आ जाना है, जो भी आपका अंडर रूट वाला नंबर होगा उसे हमें क्या कर देना है, अलोन कर देना है इक्वेशन के एक साइड पे, और बाकी जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, जो भी वहां पर आपके ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जो भी वहां पर जो फॉलो हो रहा है आपको वो कर लेना है फॉलो, और वो जो नंबर है आपका ओके रूट वाला उसे क्या कर देना है, अलोन कर देना है। अब यहाँ पर अपन क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, अगर आप बेटा यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो इसका ये जो राइट हैंड साइड है,
ठीक है। ये कैसा है आपका एक इंटीजर फॉर्म में, ठीक है। मैं यहीं पर लिख देता हूँ ताकि आपको फिर दिक्कत ना आए और मैं भी रिलेट कर पाऊंगा यहाँ पर। ओके, तो आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है बेटा, है ना। यहाँ तो मैं आपको बस रिलेट कर पाऊँ इसलिए मैं आपको यहीं पर लिख के बता दे रहा हूँ। अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, हियर it is observed that it is observed that r it is here it is observed that RHS ना लिखते हुए पूरा ही लिख लेते, a माइनस 5b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये कैसा नंबर है बेटा आपका, रैशनल नंबर है। हियर इट इज ऑब्जर्व दैट a minus 5b upon 2b is a rational number, या लिख लो RHS। here it is observed that RHS, that is a minus 5b upon 2b is a rational number, so LHS, so LHS must be, so LHS must be रैशनल। इसका मतलब क्या है, एलएचएस भी क्या होना चाहिए आपका, रैशनल होना चाहिए। लेकिन ये क्या करेगा बेटा, हमने हमारा जो फैक्ट है क्या देके रखा हुआ है, √2 आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर, सो एलएचएस मस्ट बी रैशनल, या एलएचएस के साथ यहां लिख सकते हैं, सो एलएचएस और आपका √2 मस्ट बी रैशनल। यहां फिर हम लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, but this contradict the fact that √2 is irrational, है ना। ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ओके, तो फिर यहां पर अपन क्या बोल पाएंगे, hence या so our assumption, so our assumption, so our assumption is false, so our assumption is false, hence hence 5 plus 3 √2, hence 5 plus 3 √2 is a irrational number। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि ऐसे नंबर्स को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, या इस पैटर्न के जो प्रॉब्लम्स आते हैं आपके m प्लस माइनस √n, मतलब यहाँ पर आपका ये वाला जो पार्ट है वो कैसा है आपका, एक रैशनल है। ओके, और इधर वाला जो पार्ट है वो कैसा है आपका, इररेशनल है। ठीक है, मतलब एक नंबर रैशनल है और दूसरा कैसा है आपका, इररेशनल है। तो यहाँ से इन दोनों का सम भी जो हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा बेटा, एक इररेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। तो इसको प्रूव करने का भी बिल्कुल सेम ही तरीका है जो हम पीछे तक करके आए, बस यहाँ तक ही इसको सॉल्व करना है। फिर इसके बाद में हमें क्या बोल देना है, मतलब दोनों इक्वेशन के दोनों साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करना है। तो हम देख रहे हैं कि भाई राइट हैंड साइड हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इक्वेशन में क्या होता है बेटा, दोनों साइड पे सेम चीजें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग है, इसलिए हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जो हमने बोला है कि 5 प्लस 3 √2 क्या था आपका, रैशनल है, वो गलत है, इसलिए 5 प्लस 3 √2 क्या हो जाएगा आपका, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पैटर्न के और प्रॉब्लम्स अपन यहाँ पर देखते हैं। तो ये लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी मैं वहां तक लाके आपको बता देता हूँ कि जस्ट कुछ नहीं करना बेटा। यहाँ पर जैसे क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल जहां पीछे स्टेटमेंट्स थे ना वो सेम ही स्टेटमेंट रहेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला ध्यान हो, कौन सा फॉर्मूला भाई, यहाँ पर आपका फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर। तो वहां पर अपन पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 प्लस √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 टू जा कितना हो जाएगा, 4 √3 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा, 7 प्लस 4 √3। पहले इतना बेटा आपको सॉल्व कर लेना है। अब अगर आप प्रॉब्लम देखते हो तो ये तो वही फॉर्म का बन गया बेटा, m प्लस √n फॉर्म का बन गया। और इसका प्रूफ मैं आपको पीछे बता चुका हूं, एज इट इज स्टेटमेंट रखने हैं बेटा। ओके, एज इट इज स्टेटमेंट रखने में आपको जो शॉर्ट में करके दे रहा हूँ, बाकी जो स्टेटमेंट्स है वो आपने पीछे देख रखे। बस क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे 4 √3 यहाँ लिखा हुआ है, 7 वहां चले जाएगा, a बाई बी माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 √3 इज इक्वल टू
a माइनस 7b अपॉन में क्या आ जाएगा आपका b, और ये 4 इधर आ जाता है तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 7b अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा आपका 4b। फिर वापस से ये वाला पार्ट रैशनल है तो ये वाला पार्ट भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन फिर वही हमारा को जो दे के रखा हुआ है वो क्या बोला है, √3 आपका कैसा है, एक इरेशनल नंबर, इसलिए हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा, फॉल्स, और 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर वो कैसा नंबर हो जाएगा बेटा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स अब आपको सॉल्व कर लेने हैं। ओके, इसी पे बेस में आपको कुछ सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ। सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन से बेटा, जो भी मैं यहाँ पर अब आपको दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे आप देखो बेटा, √5 को इरेशनल प्रूफ करना 2009, 10, 23, 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। √3 को इरेशनल प्रूफ, सॉरी 2 प्लस 5 √3 को एक इरेशनल प्रूफ करना 2019 का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर 2 प्लस √3 को इरेशनल प्रूफ करना, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, सिमिलर मैनर में जैसे प्लस वाला देखा था बेटा, वैसे माइनस में भी आपका 2024 में क्वेश्चन पूछा था। माइनस वाले में कुछ चेंज नहीं होगा बेटा, बस साइन में थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी आपका एज इट इज सोल्यूशन रहने वाला है, स्टेटमेंट्स भी आपके बिल्कुल सेम रहेंगे। ओके, और अगर मान लो इस तरीके से फ्रैक्शन वाला भी क्वेश्चन 2024 में पूछा था, ठीक है, तो जैसे हमने पहले सॉल्व करा है उसी तरीके से यहाँ पर सोल्यूशन आपका रहेगा। ठीक है, फ्रैक्शन को देख के घबराना नहीं है कि भाई अब किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं रहेगा। 2 माइनस √3 अपॉन में क्या है बेटा 5, उसको वही आप सपोज करके चलोगे, क्या a बाई बी सपोज करके चलोगे, है ना। फिर इसके बाद में आप क्या करना बेटा, सबसे पहले तो यहाँ पर आपका ये जो 5 है इसको शिफ्ट कर देना, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 5a अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा b। अब ये माइनस का √3 है, मैं इसको ही शिफ्ट कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 5a अपॉन में b इज इक्वल टू क्या है बेटा आपका √3 है। अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेते हो तो क्या हो जाएगा, ये 2b माइनस 5a अपॉन में b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √3। ठीक है, अब बेटा ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है फिर वही, ये तो आपका रैशनल है तो √3 को भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन हमारा तो अजम्पशन है भाई कि √3 हमारा कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, इसलिए हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इन प्रॉब्लम्स की जरूर से प्रैक्टिस करिएगा। किसी भी प्रॉब्लम में अगर आपको दिक्कत आती है तो प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करिएगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए बेटा हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर हम कनेक्ट होंगे। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा, बाय बाय।